नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और एक इंटरनेशनल खबर के साथ इस वक्त हम यहां पर हाजिर हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अस्थिरता की स्थिति है और वहां पर इस तरह का सियासी बवंडर मचा है कि पूरी तरह से वहां पर हिंसा के हालात हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बीच में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश भी छोड़ दिया और अब देश में सेना ने कमान संभाल ली है। तो बांग्लादेश में यह हिंसा आखिर क्यों भड़की, कहां से इसकी शुरुआत हुई और वर्तमान में क्या स्थितियां हैं, इन सब को समझने के लिए पहले यह रिपोर्ट देखिए, फिर जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि खबर यह आ रही है कि हिंडन बेस तक पहुंची हैं और यहां से आगे क्या कदम शेख हसीना का रहेगा, भारत का क्या रुख इस मसले पर रह सकता है, तमाम कई सारे सवाल हैं, एक्सपर्ट से जानने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट के जरिए देखिए कि अभी वर्तमान में वहां हो क्या रहा है। धधकते शहर, बंग बंधु की प्रतिमा खंडित, सड़क पर प्रदर्शनकारी, पीएम हाउस में हंगामा, विरोध की आवाजें, शेख हसीना का राज खत्म, पहले पद फिर छोड़ा देश। यह मंजर बांग्लादेश में शुरू हुए नए सियासी बवंडर का है। भारत का यह पड़ोसी देश एक बार फिर अस्थिरता के भंवर में है, जहां गृह युद्ध जैसे हालात के बीच सैन्य व्यवस्था काबिज होने की कगार पर है। शेख हसीना प्रधानमंत्री का पद छोड़ चुकी हैं और देश से भी पलायन कर गई है। फिलहाल पूरा बांग्लादेश जल रहा है, हर तरफ विद्रोह और प्रदर्शन की आग। आरक्षण विरोधी आंदोलन की चिंगारी ने देखते ही देखते दावानल की शक्ल अख्तियार कर ली। इस आग की लपट से न अमन बच सका और न ही शेख हसीना का सिंहासन। जिस बंग भवन में कुछ घंटों पहले तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां अभी उत्पाती युवाओं की टोलियां हुड़दंग कर रही हैं। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सेना ने बांग्लादेश में पुलिस को भी हटा दिया है और अब पूरी कमान सैनिकों के हाथों में है। बांग्लादेश में अराजकता की ये तस्वीर पहली बार नहीं दिखी। पहले भी ऐसे हालात से यह छोटा सा देश दो चार हो चुका है। सच तो यह है कि खून से नहाकर ही इस देश ने 1971 में जन्म लिया था, जिसे यहाँ के लोग बंग मुक्ति के नाम से जानते हैं। इस बार अराजकता की जो आग भड़की है, उसकी बुनियाद में है आरक्षण। दरअसल साल 1971 में ही यहाँ पर 80% आरक्षण का कोटा सिस्टम लागू हो गया था। फिर 2012 में इसमें आखिरी बार बदलाव हुआ, तब 56% कोटा था। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया। लेकिन बीते महीने 5 जून को हाईकोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था, उसे फिर से उसी तरह लागू किया जाए। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सरकार ने इसे सख्ती से कुचलने की कोशिश की, लेकिन यह और तेज होता चला गया। इसके बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और उसे महज 7% कर दिया। इस पर भी बात नहीं बनी और ढाका में हालात बेकाबू होते चले गए। प्रदर्शनकारी, खासकर स्टूडेंट्स और युवा, लाखों की संख्या में सड़क पर उतर आए। उन्होंने कानून व्यवस्था को नाकारा बना दिया और आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता चला गया। हिंसा की आग में केवल 4 जुलाई को ही 100 के करीब लोग मारे गए। इस बार तो यह प्रदर्शन लगभग बेकाबू हो गया। 5 अगस्त 2024 ये तारीख एक बार फिर बांग्लादेश के इतिहास में याद रखी जाएगी, क्योंकि इस दिन न केवल शेख हसीना सरकार का पतन हुआ, बल्कि उपद्रव का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने सत्ता प्रतिष्ठानों को भी नहीं बख्शा। लोग तोड़फोड़ करते हुए पीएम हाउस में दाखिल हुए और वहां जमकर हुड़दंग मचा। प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस में किचन और वहां के बेडरूम तक को नहीं छोड़ा। पीएम हाउस में कोई खाना खाते दिखा तो कोई बिस्तर पर आराम फरमाते नजर आया। बांग्लादेश में मचे इस कोहराम का अंत कैसे होगा, वहां दोबारा लोकतंत्र कैसे पटरी पर आएगा, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी किसी के पास नहीं है। सौरभ तिवारी, IBC 24, रायपुर।
तो पूरा बांग्लादेश इस वक्त जल रहा है और बांग्लादेश की मुख्यमंत्री शेख हसीना इस वक्त देश छोड़कर जा चुकी हैं और भारत में खबरें यह हैं कि हिंडन एयरबेस पर उनका विमान उतरा है। इस बीच प्रधानमंत्री ने बातचीत की है अपने विदेश मंत्री के साथ में। इन सब के बीच बातचीत करने के लिए हमारे साथ में प्रदीप शुक्ला जी जुड़ गए हैं, जो कि एडिटर हैं विश्वामित्र के। प्रदीप जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। नमस्कार जी। प्रदीप जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, पहला सवाल तो यही कि बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अब वहां पर सेना ने एक तरह से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि अंतरिम सरकार चलेगी, अब कौन इसको संभालेगा, ये सब चीजें आना बाकी है, लेकिन अब होगा क्या वहां पर? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा क्या होगा, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश सेना के हवाले। अंतरिम सरकार की बात वहां के सेनाध्यक्ष ने जरूर कहा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि उन्होंने जिन राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी, उसमें शेख हसीना के दल का कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं था। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये कोई रातों रात नहीं हुआ, 2-4-10 दिन में नहीं हुआ। इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी जी। तो ये उनको प्रदीप जी, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सामने देख सकें आप जहां पर, क्योंकि कैमरे की तरफ, क्योंकि आपका जो जी, आप बोलिए सर, बोलिए। हाँ जी, इसकी स्क्रिप्ट, मैं यही बोल रहा था, इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। सोची समझी साजिश के तहत, सोची समझी रणनीति के तहत ये आंदोलन चला। ठीक है, आरक्षण वहां एक मसला था, लेकिन वो आरक्षण की आग में घी डालने का काम विदेशी ताकतों ने किया है। विदेशी ताकतों ने 1-2 महीने में नहीं, बहुत पहले से तैयारी करके रखी थी। इस परिप्रेक्ष्य में हमको श्रीलंका को भी देखना चाहिए। श्रीलंका में जो हुआ था, ठीक वही स्थिति हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। आपने कुल मिलाकर जी, आपने प्रदीप जी विदेशी ताकतों का जिक्र किया, अगर आप इसको अच्छे से समझा सकें कि विदेशी मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, साफ तौर पर खबरें आ रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना खुद इसके पीछे है। जो कुछ भी हुआ इसके पीछे है। और जहां पर पाकिस्तान की सेना है, ISI है, और हिंदुस्तान का, भारत का मामला है, तो चीन का बरदस्त उसके पीठ पर हाथ पर होता ही है हमेशा। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। श्रीलंका में जो भी कुछ हुआ था वो भी हम सभी लोगों ने देखा, और बांग्लादेश में हुआ, ये बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा और बड़ा गहरा असर पड़ेगा। संकट में है, हम ये कहेंगे कि संकट में है भारत। एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान आंखें तर रहा है, और ये बांग्लादेश में बिल्कुल, मैं यही सवाल आपसे प्रदीप जी अगला पूछना चाह रहा था कि इसमें भारत का कदम क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, चूंकि अभी जिस तरह की परिस्थितियां हैं कि लैंड किया है शेख हसीना ने हिंडन एयरबेस पर ही, अब यहां से आगे क्या, किस तरफ, कहां वो जाने वाली हैं, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री से भी बातचीत की है, जयशंकर को बुलाया है, इनसे बातचीत चल रही है, और BSF के साथ साथ तमाम जो है उनको जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी गई है। इस बीच एयर इंडिया ने अपने तमाम विमान जो कि बांग्लादेश की तरफ जाते हैं उन सबको रद्द कर दिया है। तो यह बड़ा अपडेट। और जो दूसरा, बांग्लादेश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसको लेकर भी लगातार हम बातचीत कर ही रहे हैं। प्रदीप शुक्ला जी, जानना चाहेंगे आपसे कि प्रदीप जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, तो प्रदीप जी, इन सब के बीच आप चूंकि भारत के संबंधों के संदर्भ में बात कर रहे थे, भारत को इस वक्त इस परिस्थिति में किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह से देखते हैं? रखने की जरूरत है, और प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री से बातचीत की है। निश्चित रूप से रणनीतिक कदम जो है उठाए जाएंगे, लेकिन अब अभी ये ऐसा लगता नहीं कि भारत तभी शेख हसीना को शरण देगा, क्योंकि भारत अगर शेख हसीना को शरण देता है तो आ मुझे बार वाली स्थिति हो जाएगी। तो वो ऐसी नहीं करेगा। खबरें ऐसी आ रही, शायद वो लंदन जाएं, यहाँ से चली जाएं, कहीं बाहर चली जाएं, और भारत का सपोर्ट हो, क्योंकि शेख हसीना को तो सपोर्ट करना ही करना है, और भारत करेगा। उनके खानदान से ये एक लंबा समय गुजर गया, अच्छे रिश्ते रहे हैं, और भारत की हमेशा हिमायती रही। हाल ही में आपने देखा होगा, सुना होगा कि शेख हसीना ने साफ तौर पर कहा था कि हमको भारत की मदद की जरूरत है,
हमको भारत से अच्छे रिश्ते हमेशा बना के रखने हैं। भारत हमेशा हमारे लिए मददगार साबित। चलिए, ये तो आपने अभी तात्कालिक चीजों को लेकर कही प्रदीप जी, लेकिन इन सब के बीच में चूंकि अब ये तय है कि शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं, सेना ने वहां पर कमान एक तरह से संभाल ली है, अब नई सरकार वहां पर कौन आएगी, किस तरह से होगा। खालिदा जिया को भी हमने देखा है जो इस वक्त जेल में है, चूंकि उनको सारे विपक्ष नेताओं को जेल में डाला गया था। तो अब अगले सरकार किसकी बनती है, क्या स्थितियां बनती हैं, तो भारत के साथ संबंधों पर किस तरह से इस पर देखते हैं आप? बड़ा खराब असर पड़ने वाला है। शेख हसीना के अतिरिक्त कोई भी किसी भी सियासी दल की अगर सरकार बनती है वहां पर, तो भारत के साथ रिश्ते खराब होंगे, अच्छे नहीं होंगे। भारत की कोशिश होगी अच्छे संबंध बनाने के लिए, ये तो समय बताएगा कि किस तरह के रिश्ते भारत सरकार बना पाती है। लेकिन जो भविष्य दिख रहा है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, साफ तौर पर अच्छा नहीं दिख रहा। और चुनौतियों के उसको और भी विस्तार रूप में अगर देखें भारत के लिए, चूंकि एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ अब बांग्लादेश में भी हालात खराब हैं, श्रीलंका में भी पिछले दिनों किस तरह के हालात बने थे वो हम लगातार देख ही चुके हैं। म्यांमार एक और पड़ोसी देश जो कि जिसके चीन से संबंधों को लेकर लगातार चीजें होती रही हैं। नेपाल में भी लगातार वहां पर सरकारों को आने जाने की स्थिति लगी रहती है। इन तमाम जो इर्द गिर्द हमारे जितने विदेश जो जितने भी देश हैं उन सब के बीच भारत, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, चीन में लंबे अरसे से भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने संबंध बेहतर करना चाहता है। कभी कहीं किसी को लोन दे करके, तो आर्थिक मदद दे करके, तरह तरह से वो भारत के संबंधों से अपने संबंधों को ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है। और वो म्यांमार का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान हो गया, भूटान को लेकर के आप देख लीजिए, श्रीलंका को लेकर देख लीजिए, अब बांग्लादेश। तो श्रीलंका में काफी हद तक सफल हो गया, भारत सरकार ने काफी हद तक भरपाई भी किया। लेकिन अभी एनालिसिस करना श्रीलंका के बारे में भी उचित नहीं होगा। लेकिन बांग्लादेश की जहां तक बात है, ये बहुत बड़ा संकट भारत के ऊपर है, रणनीतिक दृष्टि से संकट हो गया है। ये रणनीतिक दृष्टि से संकट हो गया है। आतंकी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में हाल के महीनों में बढ़ी हैं, और अब आतंकियों की घुसपैठ ज्यादा आसान होगी। तरह तरह की आशंकाएं बढ़ी हुई हैं। थोड़ा सा वेट इंतजार करना होगा, आने वाले समय में क्या क्या हालात बनते हैं। और जहां ये पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के रास्ते घुसपैठ की खबरें हमेशा आया करती हैं, आती रहती हैं। क्या स्थितियां बनेंगी ये तो देखना होगा। और व्यापार की दृष्टि से बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। व्यापार हमारा 2023 और 24 में 14.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। हम बड़े पैमाने पर वहां निर्यात भी करते हैं, बांग्लादेश भी हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। भारतीय बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियों का व्यापार बांग्लादेश पर निर्भर करता है। तो व्यापार के मोर्चे पर तो तात्कालिक नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये आप चूंकि व्यापार का जिक्र भी किया, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, करीब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रोजाना 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस होता है, और इस पर अभी प्रभाव पड़ेगा। ये वाकई में स्थिति है। इन सब के बीच प्रदीप साहब, इन सब के बीच अब शेख हसीना का कदम क्या होगा? चूंकि लगातार कई सारे चैनल्स पर हम लगातार देख रहे हैं कि खबरें चल रही हैं कि वो लंदन जा सकती हैं, वो फिनलैंड जा सकती हैं, वो किसी और देश हो सकती है, भारत में यहाँ पर दिल्ली में आने की भी खबरें चल रही हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? शेख हसीना की, देखिए, शेख हसीना की सियासी जड़ें काफी गहरी हैं, काफी मजबूत हैं। वो परिपक्व राजनेता हैं, और उनके कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, राजनीतिकों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और वो एक जुझारू हैं, गंभीर है, हार मानने वाली नहीं है। फिलहाल तो हालात उनके प्रतिकूल हैं ही, इसीलिए उनको देश छोड़ना पड़ा। उनके पिताजी ने देश को आजादी दिलाई, और उनकी बेटी को देश छोड़ना पड़ रहा है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। लेकिन वो कहीं भी किसी भी देश में शरण लेकर के अपना राजनीतिक भविष्य तय करेंगी। उनकी अपनी गहरी पैठ है बांग्लादेश में, उनका अपना दल है, अपने दल का नेटवर्क है जी। कुल मिलाकर प्रदीप जी, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त भारत को बहुत सोच समझकर अपने कदम उठाने की जरूरत है,
और उसी तरह से रणनीतिक रूप से तमाम चीजों को देखकर ही कदम उठाना होगा। जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, व्यापार को नुकसान लगातार हो ही रहा है, और वहां किस तरह के हालात बनते हैं, इसका असर यहां पर भी किस रूप में होगा, इसका भी देखना होगा, और भारत के कदम क्या होते हैं इंतजार करना होगा। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया IBS 24 पर बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय रखने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बांग्लादेश में फिर अराजक स्थितियां बनी हुई हैं, सरकार वहां पर अब एक तरह से तख्ता पलट हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, देश छोड़ दिया है, और वहां पर अराजकता की स्थिति है। सेना के हवाले अब नेशन है, आगे क्या होगा ये देखना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।